हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग लास्ट वाले क्लास तक में W-4 सेक्शन के डेरिवेशंस को डिस्कस कर रहे थे, फॉर्मूलाज वगैरह बना रहे थे। ठीक है, अब हम लोग C निकाल चुके थे, T निकाल चुके थे। ये सारा फॉर्मूला हम यहाँ पे आपको लिख दिए कि C T हम लोग न्यूट्रल एक्सिस XU निकाले थे। XU के लिए हम लोगों को FSC चाहिए था। FSC आता है एप्सिलॉन SC के बेसिस पे, तो एप्सिलॉन SC हम यहाँ से एक वैल्यू निकाले। अब आप मान लीजिए, यहाँ से अब हम आज का स्टार्ट करते हैं कि आपको एप्सिलॉन SC मिल गया। कैसे मिला अभी आगे देखेंगे कि इसमें XU तो हम लोगों को पता ही नहीं था। अभी हम आपको एक बात समझा देते हैं कि अगर मान लेते हैं कि हम आपको XU का कोई एक तरीका बता देते हैं, ठीक है, तो आपको XU मिल जाएगा। XU मिल जाएगा तो आप यहाँ पुट करेंगे और आप एप्सिलॉन SC निकालेंगे। अब एप्सिलॉन SC आपको मिला उस पूरे सिचुएशन के हिसाब से कि आपके कंप्रेशन स्टील में कितना स्ट्रेन आ रहा है। उस स्ट्रेन की वजह से आपको एक स्ट्रेस मिल जाएगा, और वो जो स्ट्रेस मिल जाएगा वो एक्चुअल होगा, उस स्ट्रेन के हिसाब से होगा। और इसको जब आप यहाँ पुट करेंगे तो ये XU आपको एक एक्चुअल मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ये एप्सिलॉन SC के बेसिस पे जो हम आपको बोले कि अगर हम XU आपको बोल देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम आपको बोल दें कि आप XU के जगह पे XU लिमिट पुट कर दीजिए, मतलब आप बैलेंस सेक्शन मान लीजिए। अगर आप बैलेंस सेक्शन मान लेंगे उसके हिसाब से आप XU लिमिट पुट करेंगे तो XU लिमिट आपको पता है कि 0.53 इंटू डी, 0.48 इंटू डी या 0.46 इंटू डी होगा। क्वेश्चन में स्टील आपको गिवन होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको एप्सिलॉन SC मिल जाएगा। अब एप्सिलॉन SC मिल जाएगा, उसके बाद आपको एप्सिलॉन SC के बल पे FSC कैसे मिलेगा। अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि FSC मिल जाएगा तो XU निकाल लेंगे, लेकिन ये एप्सिलॉन SC से FSC तक कैसे हम लोगों को मिलेगा। इसके लिए अब आता है यहाँ से, आज से हम लोग ये दो टेबल डिस्कस करेंगे। अब ये दो टेबल आपके पास, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो आपके क्वेश्चन पेपर में आपको ये टेबल या तो गिवन रहेगा, या तो अगर नहीं गिवन रहेगा तो आपको एक चार्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा कोई एग्जामिनर की तरफ से। ठीक है, सेम होता है SSC JEE मेंस वालों के साथ भी, आपको ये टेबल दिया रहेगा, चाहे तो इसमें से छोटा सा दो पार्ट ही दिया रहेगा। जितना आपके न्यूमेरिकल में, आपका न्यूमेरिकल अब किसी एक रेंज में लाई करेगा ना, या तो वो 0.8 से लेके 1 FY के बीच में कोई ना कोई एक वैल्यू पे आएगा। तो मान लीजिए कि आपका एप्सिलॉन SC जो निकला वो 0.195 निकला, तो 192 और 241 के बीच में आया। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ ये दो वाला टेबल आपको प्रोवाइड कर देगा, या हो सकता है आपको ये वाला टेबल प्रोवाइड कर देगा। तो हम आपको भी समझा देते हैं कि ये स्टोरी क्या है, पूरा ये समझ में आ जाएगा तो ये टेबल आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोगों का XU की जगह XU लिमिट अगर हम लोग रख दिए, एज्यूम करते हैं ऐसा कि हम लोगों को क्या है, ट्रायल एंड एरर। हम आपको समझाए थे कि हम लोगों को ट्रायल एंड एरर लेना है, और जहाँ पे वैल्यू कन्वर्ज कर जाएगा वो मेरा वैल्यू होगा। इस वाले में अगर हम XU की जगह पे XU लिमिट रख दे, एज्यूम करके यहाँ पे लिख देते हैं एज्यूमिंग, या एज्यूम लिखते हैं, एज्यूम XU इज इक्वल टू XU लिमिट, देयरफॉर एप्सिलॉन SC इज इक्वल टू 0.0035 इंटू XU लिमिट माइनस D डैश डिवाइडेड बाई XU लिमिट। ये हम लोगों का एक फॉर्मूला अब बन जाएगा इसको चेंज करके। अब इसको आप सॉल्व करके एप्सिलॉन SC निकाल लिए। ठीक है, अब एप्सिलॉन SC क्या होता है कि आपके स्टील में जो टॉप में आप स्टील लगाए हैं उसमें आपके लोडिंग कंडीशन के हिसाब से जो एक्चुअल स्ट्रेन आएगा वो होगा एप्सिलॉन SC। आप सिचुएशन के हिसाब से स्ट्रेन चेंज होगा ना, कभी लोड बढ़ा दीजिएगा तो स्ट्रेन ज़्यादा होगा, लोड कम कर दीजिएगा तो स्ट्रेन कम होगा। ठीक है, तो ये होगा आपको एप्सिलॉन SC। अब आप यहाँ पे जब XU लिमिट रखे तो XU लिमिट आप क्या किए थे, एज्यूम किए थे, इससे आप निकाले एप्सिलॉन SC। एप्सिलॉन SC से आप निकाल लीजिएगा भी FSC, हम आपको समझा देंगे कैसे। FSC आप यहाँ पुट कीजिएगा, आप XU निकालिएगा। अगर ये XU लिमिट के बराबर आ गया, इसका मतलब है कि आप एज्यूम किए थे ना कि XU बराबर XU लिमिट है, और सही में XU बराबर XU लिमिट आया, इसका मतलब है बैलेंस सेक्शन हो गया, तो बैलेंस सेक्शन पता चल जाएगा। अगर आप इसका आप कैलकुलेट किए, यहाँ से आप XU लिमिट रखे, अब XU लिमिट आपका निकल कर क्या आया, फॉर एग्जांपल 290 mm। ठीक है, आप एप्सिलॉन SC निकाले, इससे FSC निकाले, FSC यहाँ रखे, इससे आप XU निकाले। अब ये XU आया आपका 270 mm। इसका मतलब क्या है कि ये XU लिमिट जो आप 290 लिए थे उससे कम आया। इसका मतलब है कि अब आपको ये चेक करना होगा कि वैल्यू इन दोनों के बीच में कहीं पे लाई कर रहा होगा, क्योंकि 290 से 270 तक गया, हो सकता है और कम चला जाएगा। तो ट्रायल एंड एरर करने के लिए पहला वैल्यू लिए थे, ये एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ये x बराबर नहीं निकला। इसका मतलब है अब आपको अगला वैल्यू निकालना होगा। अभी एक बार आप निकाले XU1 290 निकला, दूसरी बार निकाले XU2 270 निकला। अब आपको इसी तरह से ट्रायल एंड एरर लेते लेते आपको देखना होगा कि कहाँ पे ये वैल्यूज़ कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर से अब वो जो XU1 270 निकला,
इस XU1 को या XU2 जिसको हम नाम दे रहे हैं, इस 270 को आप यहाँ पुट कर दीजिए। अब दूसरा आपके पास एजम्पशन आया, ट्रायल एंड एरर चला, फिर उसके हिसाब से एप्सिलॉन एच सी आएगा, फिर FSC आएगा, फिर FSC को निकालिए, इसमें पुट कीजिए, XU2 आएगा। अब XU2 270 आया, फिर सेम प्रोसेस कीजिए, XU3 आएगा, मान लीजिए XU3 आया 264, फिर आप सेम प्रोसेस से XU4, सबको जो जो वैल्यू आते जा रहा है उसको यहाँ पुट करते चले जाएंगे, और ऐसे करते करते ये आया आपको 266.2, फिर आप निकाले XU5, ये आया 265.9। अब आपको लग रहा है कि ये आसपास कन्वर्ज कर रहा है, एक बार वैल्यू और आप निकाल के चेक कर लेंगे, और ये आया 265.92। इसका मतलब है कि 265.9, 265.9, अब ये वैल्यू इसी पॉइंट के आसपास आके कन्वर्ज कर रहा है। तो आपका XU फाइनल हो जाएगा कि XU फाइनली आपका कितना निकला, 265.9 mm या 92 mm, जो भी लास्ट निकलेगा, जो कन्वर्ज कर रहा होगा जिसपे, यहाँ से आपका XU फाइनल होगा। अब ये XU क्यों फाइंड आउट करना है, क्योंकि आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप सिंगली रेनफोर्स में देखे हैं कि इसमें अगर आपको मोमेंट निकालना है तो इसमें कहीं ना कहीं आपको ये XU जो है ये अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बैलेंस्ड है तो MU लिमिट है, लेकिन अगर बैलेंस नहीं होगा, अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा, तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन के केस में आप मोमेंट निकालिएगा तो ये XU पे डिपेंड करने वाला था। हम लोग सिंगली रेनफोर्स में किए हैं, तो जब सिंगली में किया है तो डबली क्या है, सिंगली का ही एडवांस्ड है ना, यहाँ पे कुछ ऐड हो जाएगा। लेकिन इसमें XU जो आएगा, ये XU फाइनल कैसे कीजिएगा, यही फाइनल करने का तरीका है डबली रेनफोर्स सेक्शन में। ये जो आप यहाँ पे ये वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, ये आप इस XU को फाइनल कर रहे हैं, क्योंकि पहले आप एज्यूम कर लिए थे, और एजम्पशन आपका राइट है कि रॉन्ग है, ये हर स्टेप में आपका अलग अलग वैल्यू आने लगा। तो पता कैसे चलेगा कि एक्चुअल XU कहाँ है, तो जहाँ पे सारे वैल्यूज़ कन्वर्ज करेंगे, ये मैथमेटिक्स से हम लोगों को पता है कि ट्रायल एंड एरर का सॉल्यूशन क्या होता है, जहाँ पे सारे वैल्यूज़ कन्वर्ज कर रहे होते हैं, ये हम लोगों का फाइनल हो जाता है। बस यही चीज़ डबली रेनफोर्स में कैच है, जो आपको करना है, जो लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये अगर समझ गए कि ये क्यों कर रहे हैं, तो उसके बाद फॉर्मूलाज वगैरह तो सबको याद हो जाता है, लेकिन करना कैसे ये नहीं समझ में आता है। अब आप कहेंगे कि अब आपको FSC निकालना था, तो एप्सिलॉन SC के लिए आपको ये वाला टेबल मिल गया, फिर ये वाले टेबल में तो कहीं भी स्ट्रेन का वैल्यू नहीं है। तो ये जो दो टेबल है, ये टेबल हम लोगों को मिलता है SP16 नाम के कोड से। SP16 का फुल फॉर्म होता है स्पेशल पब्लिकेशन, उसका जो 16 नंबर वाला बुक है, इसी का आपका जो छोटा पार्ट इससे डिराइव किया गया है, वो डिराइव किया गया है IS 456। अब इसका अलग अलग वर्जन चलता है, तो अलग अलग वर्जन जिस साल में भी आता है। पहले 1978 चला करता था, ये WSM मेथड में एक्सपर्टाइज था इसमें, उस समय लिमिट स्टेट नहीं लॉन्च हुआ था। फिर उसके बाद ये IS 456 का सारा क्लॉजेस वही रहा, बस इसको क्या किया गया, अपडेट कर दिया गया। ये हुआ आपको 2000 में। अब इसमें आपको ज़्यादातर पेजेस जो हैं वो लिमिट स्टेट मेथड के हैं, क्योंकि वो चल रहा है। फिर इसमें जो जो चेंजेस हुए लिमिट स्टेट में, जो भी रिसर्च हुआ, वो अभी आपको नया वाला जो है वो भी आया नहीं है, लेकिन ये जब भी आएगा, ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 2016 तक का जो भी अपडेट होगा शायद वो आएगा। लेकिन ये जब निकलेगा, जब आ जाएगा मार्केट में, तभी पता चलेगा कि इसमें किस ईयर वाला इसमें चेंज जो है वो किया गया है। ठीक है, तो अभी इसको हम यहाँ नहीं लिखते हैं। तो ये IS 456 जो आप 100 पेज का देखते हैं, ये एक्चुअली एक 500 पेज के बुक से लिया गया है, और उसके चार्ट्स वगैरह को हटा दिया गया है, ये टेबल्स वगैरह को हटा दिया गया है, और इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया गया है इसमें, और कहा गया है इसको फॉलो करो। ये 100 पेज का बुक है, ज़्यादा ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये चार्ट मिला SP16 से, तो ये आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। साथ साथ नहीं भी अगर गिवन होगा तो आपको क्वेश्चन में हो सकता है कि डायरेक्टली, जैसे SSC JEE के मेंस में भी हो सकता है, या कॉलेज के में भी हो सकता है, जो आपको क्वेश्चन जहाँ पे लिखा रहता है, उसके बाद जो लास्ट में एजम्पशन जहाँ पे लिखा रहता है कि टेक दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दैट, वहाँ पे आपको लिखा रहेगा FSC इज इक्वल टू सम वैल्यू आपको दे देगा। फिर आपका ये ट्रायल एंड एरर वाला कहानी बच गया, क्योंकि अब आपके पास यहाँ क्या हो रहा था, अलग अलग FSC था, तभी ना बार बार ट्रायल एंड एरर ले ले, कभी ये स्ट्रेन आ रहा है, कभी ये आ रहा है, कभी ये आ रहा है, आप सबके लिए पुट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर रहा है। अगर क्वेश्चन में आपको दे दे कि टेक FSC इज इक्वल टू, इसमें से ले लेते हैं 324.8 न्यूटन पर mm², इसका मतलब है कि वो आपके न्यूमेरिकल को शॉर्ट करना चाह रहा है। आपको 324.8 न्यूटन पर mm² फाइनल हो गया। अब ये FSC आप कहाँ से चेंज कीजिएगा, आपके पास तो कोई टेबल है ही नहीं एग्जाम में, तो टेबल नहीं है, इसका मतलब है कि FSC ये फाइनल है। FSC ये फाइनल है, इसका मतलब है कि XU जो निकलेगा वो फाइनल होगा। तो ये सारा स्टेप आपका क्या हुआ, बच गया। ठीक है, तो आपको देखना है आपके क्वेश्चन में एग्जाम में कि FSC आपको निकालने के लिए चार्ट या टेबल या क्वेश्चन में कोई एक तरह सा टेबल दे रहा है, या फिर आपको फिर अपने से अगर निकालना है तो अपने से ये वैल्यू आप कभी नहीं निकाल पाइएगा, क्योंकि आपको कैसे पता कि एप्सिलॉन SC के हिसाब से FSC क्या होगा। ठीक है,
तो हम लोगों को ये वाला जो टेबल प्रोवाइड किया जाता है, ये वाला जो टेबल है ये है फॉर अनबैलेंस्ड सेक्शन, या इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है, ये जब भी आपका बीम जो है वो अंडर रेनफोर्स्ड होगा तब आपको ये वाला टेबल यूज़ करना है, और जब भी आपका बीम जो है वो आपका बैलेंस सेक्शन होगा तो बैलेंस सेक्शन में उसमें आपको एक्सयू कभी वैरी तो करेगा नहीं, हमेशा एक्सयू लिमिट ही रहेगा, तो उसमें आपको ये वाला टेबल यूज़ करना है। ठीक है, इस टेबल के वैल्यूज़ को याद रखने की कोशिश भी मत कीजिएगा, फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ये कभी याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और ये याद करना किसी भी एक एग्ज़ाम का कोई एक पैटर्न नहीं है। ये आपको कोई भी सिविल इंजीनियर अपनी पूरी लाइफ में ये नहीं कहेगा कि ये वैल्यूज़ याद होने चाहिए, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है आपको याद रखने के लायक। जब भी ज़रूरत पड़ेगी इस टेबल की, जैसे डब्ल्यू एनफोर्स में पढ़ रहा है, आपको ये टेबल प्रोवाइड किया जाएगा। नहीं प्रोवाइड किया जाएगा तो एटलीस्ट SP16 का एक चार्ट आपको क्वेश्चन पेपर के लास्ट में आप देखेंगे कि गिवन होगा, या नहीं तो आपको एग्ज़ाम हॉल में आपको बाद में ला के दिया जाएगा बीच में एग्ज़ाम के, या नहीं तो आपको SSC क्वेश्चन में जैसे हम आपको बताएं कि इस तरह से आपको लिखा होगा। SSC क्या करता है कि ये टेबल हर क्वेश्चन में प्रोवाइड करके देता है, मतलब हर साल आप ये इस तरह का टेबल जो है वो आप अपने क्वेश्चन पेपर में देखेंगे, भले उससे क्वेश्चन आए या क्वेश्चन नहीं आए। क्यों? इससे क्या होता है, कई बार कंफ्यूज करने की कोशिश करता है कि क्वेश्चन पेपर में ये टेबल दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इसका कहीं ना कहीं यूज़ होगा, और इसका कहीं यूज़ ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ये आपको बस क्लियरली समझ में आना चाहिए कि अगर बैलेंस सेक्शन है तो इसको हम लोग बोलते हैं D'/D का टेबल, याद रखने के लिए हम लोग बोलते हैं, क्योंकि दो टेबल है। तो अब आप कहेंगे कि सर बैलेंस सेक्शन वाला ले लीजिए, अब हम कंफ्यूज हैं कि बैलेंस सेक्शन वाला कौन सा लेना है, तो इसको हम लोग ऐसे ही अपने टर्म में कहते हैं कि टेबल वो वाला D'/D वाला जो टेबल है वो, और ये वाला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन SC वाला टेबल, क्योंकि इसमें ये कॉमन है, इसमें ये कॉमन है, मतलब दोनों में कुछ यूनिक चीज़ है ना। इसमें एप्सिलॉन SC दिया हुआ है तो एप्सिलॉन SC का टेबल, इसमें D'/D वाला टेबल, D'/D बैलेंस सेक्शन के लिए है। अब क्यों है ये बैलेंस सेक्शन के लिए, क्योंकि बैलेंस सेक्शन में आपको एक ही एजम्पशन होगा ना, एक्सयू बराबर एक्सयू लिमिट होगा, उसके हिसाब से एक एप्सिलॉन SC आएगा, उसके हिसाब से एक FSC आएगा। तो ये आपको क्या कर रहा है कि ये डायरेक्टली आपके अलग अलग D'/D के लिए। अब D' क्या था, टॉप का जो रेनफोर्समेंट में हम लोग ये वाला इस तरह से बीम दे रहे थे, इसमें रेनफोर्समेंट यहाँ दे रहे हैं, तो ये आपको टॉप से जो ये वाला डिस्टेंस था D', ठीक है, इफेक्टिव से, और यहाँ पे आपको रेनफोर्समेंट दिए हैं तो यहाँ से ये वाला डेप्थ क्या कहलाता है, D कहलाता है। तो टॉप के रेनफोर्समेंट के सेंटर तक का जो इफेक्टिव कवर होगा डिवाइडेड बाय जो टोटल इफेक्टिव डेप्थ है, इस रेशियो के हिसाब से आपको FSC का वैल्यू जो है, ये वाला जो आप देख रहे हैं 355, 353, 217.4, ये FSC का वैल्यू है। ठीक है, अब ये क्या है कि आपका ये D' चेंज हो सकता है। आप कई बार कवर प्रोवाइड किए 40 mm, कई बार आपका कंडीशन हो गया मॉडरेट या सीवियर या वेरी सीवियर, आप इसको चेंज करते चले गए। तो जब आप चेंज करते चले जाएंगे तो D'/D का रेशियो चेंज होता चला जाएगा, क्योंकि D तो फाइनल है, लेकिन आप D' चेंज कर रहे हैं हर बार, तो D' चेंज कर रहे हैं तो उससे D को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये रेशियो चेंज हो जाएगा। ये रेशियो के हिसाब से जब आप बार बार ये चेंज करेंगे, इसके हिसाब से इन लोगों ने 4 क्राइटेरिया दे दिया है। 0.05 अगर ये रेशियो निकलता है, या 0.1 निकलता है, 0.15 निकलता है, या 0.2 निकलता है। ये 4 केसेस के हिसाब से आपको ये अलग अलग आपको FSC का वैल्यू दिया हुआ है। अब अगर इनकेस आपका D', अच्छा यहाँ अलग अलग आपको ग्रेड ऑफ स्टील भी दिया हुआ है कि 250 होगा तो ये, 415 होगा ये, तो 500 होगा तो ये। ठीक है, अब अगर आपका वैल्यू जो है वो D'/D का रेशियो 0.08 आ गया, इसका मतलब है इन दोनों के बीच में आया, तो इन दोनों के बीच में यहाँ 217.4 है, यहाँ 217.4 है, आपको पता है कि उसका भी वैल्यू 217.4 आ जाएगा 250 के केस में। इसमें अगर आते हैं 415 में तो यहाँ 355 है, यहाँ 353 है। अगर आपका 0.08 आया है, इसका मतलब है कि बीच का वैल्यू नहीं है, इंटरपोलेशन करना पड़ेगा, इंटरपोलेशन कीजिएगा, ये दोनों के बीच का वैल्यू आपको पता चल जाएगा, लीनियर इंटरपोलेशन से काम हो जाएगा आपका। अब ये इतने डिस्कशन में अब आप देख रहे होंगे कि अभी अब तक आपको ध्यान नहीं आया होगा, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि सारे ही केसेस में FE 250 की बात करें तो किसी भी केस में स्ट्रेस जो है FSC ये आपका 217.4 ही आ रहा है। तो यहाँ से आपको पता चलता है एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील is always 0.87 FY
फॉर Fe250 स्टील। अब यहाँ पे आया आपका एक्सेप्शन ये वाली चीज़ों को, अब हम इसको कर देते हैं क्लाउड में। इसको याद रखना है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट्स को, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन में अगर डबली रेनफोर्स से क्वेश्चन पूछने का मन किया तो ये क्वेश्चन पूछने का ज़रूर मन करता है कि क्योंकि हम आपको अभी तक यही समझाए थे कि टॉप का जब हम स्टील डबली रेनफोर्स में दे रहे हैं तो वो अपने मैक्सिमम स्ट्रेस लेवल तक नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब है कि FY जो है वो 0.87 FY तक नहीं पहुंचेगा, उससे कम रहेगा। बॉटम वाला पहुंच जाएगा 0.87 तक, लेकिन टॉप वाला नहीं पहुंचेगा। ये सारी बातें जो हम आपको बता रहे थे वो HYSD के लिए बता रहे थे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि फॉर HYSD bars stress in compression steel is always less than, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है, always less than 0.87 FY। अब HYSD कौन कौन से होते हैं? सारे ही जो Fe415 है, Fe500 है, ये सारे आपके HYSD बार्स होते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये दो चीज़ जो है ये याद रखना होगा। अब आप यहाँ देखिए कि आपको सारे में वैल्यू 250 के लिए ये 217.4 क्या है, आप 250 इंटू 0.87 कीजिए, ये 217.4 ही निकलेगा आपका। तो ये 217.4 जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वैल्यू कुछ नहीं याद रखना, 0.87 FY होता है आपके इस केस में, आपको ये वाली बात बस याद रखनी है। ठीक है, 250 के केस में 415 में कम होता है, तो आप इस किसी भी वैल्यू को आप चेक कीजिए, जैसे 353 डिवाइडेड बाई 415 कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये अप्रॉक्सीमेटली 0.84 निकलेगा। किसी को कीजिएगा तो 0.8 निकलेगा, कोई 0.79 निकलेगा, 78 निकलेगा। ये इस तरह से आपको वैल्यूज़ आ रहा है। सारा को आप चेक करके देख लीजिए, 395 है डिवाइडेड बाई 500 करके देखिए, आपको वो पता चल जाएगा कि आपका कितना मैक्सिमम स्ट्रेस आया है। और ये जो इस टेबल में लिखा हुआ है ये आपका मैक्सिमम स्ट्रेस है, इसका मतलब इससे ज़्यादा स्ट्रेस आ ही नहीं सकता आपके स्टील में। ठीक है, अब जब आपका बैलेंस सेक्शन है, मतलब एक्सयू बराबर एक्सयू लिमिट है, तो आपका ये वाला टेबल यूज़ करना आपके लिए आसान है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से भी आके कर सकते हैं, मगर अननेसेसरी का लेंदी होगा, क्योंकि आपको वो दोनों टेबल प्रोवाइड करेगा कंफ्यूज करने के लिए। तो आप बैलेंस सेक्शन के लिए छोटा वाला टेबल या D'/D वाला टेबल याद रखिए, ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। अगर अंडर इन्फोर्स हो रहा है तो अब आपको पता नहीं है कि आपका XU कितना है, तो XU कितना है ये फाइंड आउट करने के लिए आपको FSC चाहिए। FSC इस टेबल में यहाँ पे गिवन है और ये डिपेंड कर रहा है आपके स्ट्रेन पे, तो आपको अलग अलग स्ट्रेन का लेवल चाहिए। स्ट्रेन का लेवल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लिए कि इसको हम XU लिमिट एज्यूम कर लेते हैं। अगर यही वैल्यू मिल जाएगा तो एजम्पशन राइट हो गया, तो इसका मतलब है कि बैलेंस सेक्शन हो गया। तो एजम्पशन नहीं राइट हुआ, इसका मतलब है कि इस टेबल में से कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, और ये मैक्सिमम 288.7 से लेकर 360.9 के बीच में ही लाई करेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको आप ये हो गया 415 के लिए। और जब ये 500 के लिए देखिएगा तो सेम यहाँ से आपको 347.8 से 434.8 तक जाएगा। तो इसका मतलब है कि Fe500 अगर स्टील क्वेश्चन में दिया है तो ये दो टेबल, Fe415 दिया है तो ये फिर ये दो। ठीक है, तो इससे हम लोगों का निकल गया यहाँ तक जो हम आपको समझाए, इससे हम लोगों का ये XU लिमिट पुट करके एप्सिलॉन SC निकल गया, और एप्सिलॉन SC को पुट करके हम लोगों का आ गया FSC, और FSC को यूज़ करके हम लोगों का फिर से निकल जाएगा XU। अब हमको अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है तो हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू MU अगर हमको निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? C इंटू जेड या फिर T इंटू जेड। अब C इंटू जेड से क्या होगा ये देख लीजिए। C का वैल्यू हम लोगों को अब पता है 0.36 FCK B XU प्लस FSC माइनस FCC इंटू ASC। अब इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहा है Z के साथ, इसका मतलब है कि दोनों टर्म Z के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो दोनों टर्म अगर Z के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको अभी ऐसे लिख सकते हैं कि इनटू
ये हो गया 0.36 एफ सी के बी एक्स यू, ये पहला वाला पार्ट हो गया। ये किसके साथ मल्टीप्लाई होता था, डी माइनस 0.42 एक्स यू के साथ मल्टीप्लाई होता था। प्लस में हम लोगों का फिर अब दूसरा वाला पार्ट आ गया, क्योंकि ये डी माइनस 0.42 एक्स यू क्या था, ये हम आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हम लोगों का अगर स्ट्रेस डायग्राम की बात करें तो यहाँ से हम लोगों का ये आ रहा है, हम लोगों का कंप्रेसिव फोर्स का इक्विवेलेंट फोर्स यहाँ पे आ रहा है। ये ऊपर से 0.42 एक्स यू लाई कर रहा है, तो हम लोगों को कपल की तरह से अगर हम लोगों का ये फोर्स बन रहा है, तो जब कपल की तरह फोर्स बन रहा है तो उसका मूवमेंट कैसे आएगा, कोई भी एक फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो सी इंटू जेड, ये वाला डिस्टेंस जेड कहलाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोले, z इज इक्वल टू डी माइनस 0.42 एक्स यू। तो हम लोग क्या किए, उसको z के साथ मल्टीप्लाई किए। अब हम लोगों का ये जो दूसरा वाला पार्ट आया, दूसरा वाला पार्ट में आया एफ एस सी माइनस एफ सी सी इंटू ए एस सी। अब ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है आपको टॉप वाले स्टील का पार्ट है, इस वाले स्टील का है। अब ये वाला स्टील यहाँ एक लाइन में है प्रोवाइडेड, बॉटम में भी आपका एक स्टील एक लाइन में प्रोवाइडेड है, तो इसका लीवर आर्म बन जाएगा ये। अब ये जब लीवर आर्म बन जाएगा तो ये क्या निकलेगा, इफेक्टिव डेप्थ माइनस टॉप का ये कवर डी डैश, तभी तो ये सेंटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हम लोगों को ये डिस्टेंस मिल जाएगा। रेनफोर्समेंट से रेनफोर्समेंट तक का फोर्स ही तो कपल बना रहा है। सी और टी में भी क्या कर रहे थे, यही तो हम लोगों का जेड आ रहा था ना। तो अब हम लोग यहाँ रेनफोर्समेंट दे रहे हैं, यहाँ रेनफोर्समेंट दे रहे हैं। अब यहाँ दोनों का रेनफोर्समेंट के बीच का डिस्टेंस हम लोगों का हो जाएगा लीवर आर्म। तो इस बार लीवर आर्म जो है ये आपका चेंज हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी माइनस डी डैश। अब अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको यही वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, और ये फॉर्मूला कैसे निकला इसका लॉजिक ये रहा, C1 इंटू Z1 प्लस C2 इंटू Z2 इज इक्वल टू C इंटू Z हो गया। ठीक है, सेम अब आप आ जाइए T इंटू Z में। अब T इंटू Z आपको पता है कि 0.87 FY AST। ये तो अब ये AST क्या है, AST1 प्लस AST2, अब हम इसको बार बार मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, z के साथ। z क्या है, d माइनस 0.42 एक्स यू, खत्म। बस यही आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग डबली रेनफोर्स्ड के केस की बात करते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि c इंटू जेड से ही हम लोग सारे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को निकालें। क्यों, क्योंकि T इंटू जेड जब आप कर रहे हैं तो इसमें कॉम्प्रेशन में जो हम लोग स्टील दिए उसका क्या इम्पैक्ट आया, वो इनडायरेक्टली तो आपको बहुत दूर से वैल्यू मिलेगा ना, कि आप XU निकालेंगे, XU आपके उस स्टील पे डिपेंड करता है, तो उससे ये वैल्यू निकलेगा। तो आप T इंटू जेड निकालिए और C इंटू जेड निकालिए। तो जब C इज इक्वल टू T होता है तो उस हिसाब से देखिएगा तो ये वाला मोमेंट इज इक्वल टू ये वाला मोमेंट नहीं निकलेगा। और वो नहीं निकलेगा, उसका रीज़न ही है कि आपको ये वाला जो चीज़ ऐड हुआ है, ये वाला चीज़ आपको उसको इक्वल नहीं होने देगा। तो इसलिए ये वाले से ही हम लोग क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से इसको लिख देते हैं कि MU इज इक्वल टू 0.36 FCK B XU इंटू D माइनस 0.42 XU प्लस FSC माइनस FCC इंटू ASC इंटू D माइनस D डैश। यही हम लोगों का फॉर्मूला हो गया फाइनल, जो हम लोगों को आगे डबली रेनफोर्स सेक्शन में यही यूज़ करना है। रीज़न समझा दिए कि क्यों इसको ही यूज़ करना चाहे, दूसरे को क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उससे हम लोगों को जो कंप्रेशन के वजह से, कंप्रेशन स्टील के वजह से क्या चेंजेस आ रहा है वो हम लोगों को नहीं पता चल पाएगा। तो हम लोग इसी वाले फॉर्मूले से सारा कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या क्या निकाल लिए, हम लोग न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअल निकाल लिए, C निकाल लिए, T निकाल लिए, एप्सिलॉन SC निकाल लिए, इसके बाद FSC टेबल से निकाल लिए, उसके वजह से XU फाइनल हो गया, और उस XU को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे निकाल लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोगों का क्या आ गया, डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख देते हैं MU इज इक्वल टू वो सेम फॉर्मूला 0.36 FCK B XU। जितना बार आप इसको लिखेंगे ये उतना बार आपको हैबिट में आते चला जाएगा और आपके फ्लो में आ जाएगा, और इससे आप ही का फ़ायदा होगा। इसलिए हम इसको जब 2-3 जगह पे लिख रहे हैं तो उस 2-3 जगह पे लिखने का रीज़न ये है कि आपके माइंड, आपका जो ब्रेन है वो पूरा उस जोन में आ जाए कि डबली रेनफोर्स सेक्शन में एक्चुअली में क्या हो रहा है। ठीक है, अब हम लोगों के पास रिमेनिंग क्या रह गया इस सेक्शन में, हम लोग यहाँ पे
अगर स्टार्टिंग वाले इसमें आए तो हम लोग यहाँ पे AST1 प्रोवाइड किए थे। AST1 किसके बेसिस पे प्रोवाइड किए, सिंगली रेनफोर्स्ड में अगर आप, क्योंकि मान के चल रहे कि अब ये लिमिटिंग हो गया, इससे ज़्यादा हुआ तभी तो डबली रेनफोर्स्ड आया। तो इसका मतलब है कि ये सेक्शन कभी अंडर रेनफोर्स्ड डबली के केस में नहीं हो सकता है, जब ये लिमिट पे पहुँच गया, बैलेंस पहुँच गया, उसके बाद ही दूसरा सेक्शन बना। तो इसका मतलब है कि ये MU लिमिट पे डिपेंड करेगा AST1, ठीक है। दूसरा वाला जो हम स्टील यहाँ प्रोवाइड किए AST2, ये क्या है, ये ASC के बराबर है, क्योंकि इस वाले स्टील का हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, इस वाले का नाम दे रहे हैं ASC। तो ये ASC और AST2 हम लोगों का बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब इन दोनों को अगर इक्वेट कर देंगे, तो इन दोनों ऊपर के C फोर्स को T फोर्स से इक्वेट कर देंगे, तो हम लोगों को ASC और AST2 में एक रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा कि हम लोग जब इस सारे को कंबाइन कर देंगे तो हम लोगों का ये टोटल AST मिल जाएगा, कि अगर हमको AST निकालना है तो हम ये दोनों निकालेंगे और ये मेरा फाइनल हो जाएगा। ASC मेरा एज इट इज़ जो निकला है वही मेरा रह जाएगा। इसका मतलब है कि इस पूरे सेक्शन में हम MU लिमिट निकाल लिए, वो तो पहले निकाल चुके थे, MU हम अभी आपको निकाल चुके हैं। अब अगर हम MU माइनस MU लिमिट निकालना चाहें तो अब मेरे पास वो तो न्यूमेरिकल एक तरह वैल्यू है, MU माइनस MU लिमिट कर देना है तो हम लोगों को मिल जाएगा। तो वो जो एक्स्ट्रा मोमेंट, इसको हम लोग नाम देते हैं, ये हुआ एक्स्ट्रा मोमेंट। तो एक्स्ट्रा मोमेंट जो हम लोगों का होगा ये क्या हो जाएगा, MU माइनस MU लिमिट, ठीक है। अब AST हम लोगों का किस पे डिपेंड कर रहा है, MU लिमिट पे। तो अगर हमको AST1 अगर हमको निकालना है, AST1 इज इक्वल टू, ये किस पे डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा, ये हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं कि ये हो जाएगा MU लिमिट डिवाइडेड बाई 0.87 FY इंटू D माइनस 0.42 XU। सिंगली रेनफोर्स में यही पढ़े थे हम लोग, 0.87 FY AST इंटू D माइनस 0.42 XU करते थे, तो MU लिमिट का फॉर्मूला हो जाता था। अब यहाँ पे हम लोगों का, सॉरी ये XU लिमिट हो जाएगा, ये वाला XU, ये हो जाएगा 0.42 XU लिमिट। तो इससे जो हम लोगों का स्टील निकल करके आएगा वो आ जाएगा हम लोगों का AST1। अब AST2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर AST2 हम लोग CU2 इज इक्वल टू TU2 कर देते हैं। मतलब जो हम लोग सेकेंड वाला जो हम लोगों का डायग्राम था, यहाँ इस वाले का जो हम लोग ये CU2 निकाले, इसको हम लोग TU2 से इक्वल कर देते हैं। अब CU2 क्या निकल के गया, पहले C निकल के आया था 0.36 FCKB XU, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी हम लोग स्टील प्रोवाइड किए हैं, स्टील प्रोवाइड किए हैं, इसका मतलब है कि हम लोगों का ये CU2 हो जा रहा है FSC इंटू ASC टॉप का। अब बॉटम में क्या हो रहा है, FSC तो हम लोगों को पता है कि 0.87 FY ही होगा इंटू AST2। तो अब अगर हमको ASC निकालना है तो हम इसको निकाल सकते हैं 0.87 FY AST2 डिवाइडेड बाई FSC, ठीक है। अब आप कहेंगे ASC निकालने के लिए AST2 तो सर रिक्वायर्ड ही हुआ, या AST2 निकालना चाहेंगे इसी फॉर्मूला से तो ASC रिक्वायर्ड होगा। तो आप अभी फ़िलहाल इस फॉर्मूला को लिख लीजिए, ये आपको आगे जब डिज़ाइन करेंगे ना तो वहाँ पे आपको इसका काम आएगा, फाइंड आउट करने में इसका काम नहीं आएगा, लेकिन सॉल्यूशन में जब 2-3 चीज़ें, जैसे आप AST2 किसी फॉर्मूला से निकाल लिए, जो फॉर्मूला अभी हम बताएंगे, तो AST2 जब निकाल लीजिएगा तो वो ASC निकालने के काम तो आ जाएगा ना। अब AST2 कैसे निकालेंगे ये समझ लीजिए। अब AST2 फाइंड आउट करने के लिए ये AST2 किस पे डिपेंड कर रहा है, ये AST2 जो है ये हम लोगों का डिपेंड कर रहा है, ये जो हम लोगों का एक्स्ट्रा मोमेंट आ रहा है उसी की वजह से ना प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें कि 0.8 फॉर AST2 लिख देते हैं, 0.87 FY, ये हमारे एक्स्ट्रा वाले स्टील का स्ट्रेस होगा ही, क्योंकि बॉटम में सारा स्टील 0.87 FY होगा, इंटू AST2 0.87 FY AST2 इंटू इसका जो न्यूट्रल एक्सिस है D माइनस 0.42 XU। अगर हम, सॉरी ये जो लीवर आर्म है, अगर हम ये कर देते हैं तो ये क्या बन गया मेरा, ये मोमेंट का फॉर्मूला बन गया। अब मोमेंट कौन सा है, ये MU माइनस MU लिमिट वाला है ना, वो जो एक्स्ट्रा मोमेंट हम लोगों का बच रहा था उसके लिए ही तो ये AST2 स्टील दे रहे थे अभी जब हम आपको दिखाए। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अब अगर हमको AST2 निकालना है तो ये मेरे लिए आसान है, ये हो जाएगा MU माइनस MU लिमिट
ये जो भी वैल्यू आया डिवाइडेड बाई 0.87 FY इंटू डी माइनस 0.42 XU। यहाँ से हम लोगों को मिल गया AST2 को यहाँ पुट करेंगे तो मिल जाएगा ASC। अब एक पूरे डबली रेनफोर्स सेक्शन में अब आप देख लीजिए कि इसको हम बोल रहे हैं डबली रेनफोर्स सेक्शन। ये बीम है, बी और डी का तो हम आपको समझा ही दिए थे कि IS कोड कुछ क्राइटेरिया बता देता है, तो इसकी तो बात होगी नहीं, ये तो क्वेश्चन में वैसे ही आपके पास गिवन होगा। बी कैपिटल डी, अब कैपिटल डी के जगह पे यहाँ पे रेनफोर्समेंट आप दे दिए, तो इसके वजह से यहाँ तक आ गया ये स्मॉल डी यहाँ तक आ गया। उसके बाद यहाँ टॉप में आप रेनफोर्समेंट दिए। अब ये जो बॉटम में रेनफोर्समेंट दिए इसका नाम दिए आप AST। अब ये क्या हुआ था, AST1 प्लस AST2 हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आप ये एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट भी 3 + 2 करके दिए थे, वो सारा को हम AST बोले, तो AST1 नीचे वाला 3 हो गया, AST2 ऊपर वाला 2 हो गया। इसको हम लोग बोले ASC। इसको निकालने के लिए इन सबको आप न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ निकाले, वो हो गया XU, तो वो XU भी हम लोग निकाल लिए। तो अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग इस बीम में जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड थी, इस C फोर्स को जानना था, T फोर्स को जानना था, वो भी निकाल लिए। तो हम लोगों का यहाँ पे आकर के हम ये कह सकते हैं कि मेरा सारा डेरिवेशन जो है, जितना भी फॉर्मूला हमको डिराइव करना था वो कंप्लीट हो गया। अब इसमें आपको कोई भी चीज़ नहीं बचा है। तो इन सारे चीज़ों को जो हम आपको बॉक्स में बनाए हैं, ये सारे चीज़ आपके क्या है, इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। ये याद रखना ही रखना है, क्योंकि इस पे ही आपका सारा जो इम्पोर्टेंट मार्क्स होता है वो सारा आपको इसी पे डिपेंड होता है। सारा कॉन्सेप्ट यही है आपका। और याद रखना कोई डिफ़िकल्ट भी नहीं है, क्योंकि सिंगली रेनफोर्स जब कर चुके हैं तो डबली रेनफोर्स के फॉर्मूला बस थोड़ा थोड़ा सा ही ऐड होता है। वो प्रैक्टिस थोड़ा बहुत भी करेंगे ना तो काम हो जाएगा। तो सिंगली रेनफोर्स कर लिए तो लगभग आगे आपका फ्लेंज बीम भी जब हम लोग आगे करेंगे वो भी आपके आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा वो आपका फॉर्मूला हो गया। अगर इन फॉर्मूलाज को एक जगह लिखना है तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ पे हम लोगों का 6 नंबर आ जाएगा, ASC इज इक्वल टू 0.87 FY AST2 डिवाइडेड बाई FSC। अगर आपको AST2 नहीं पता है तो AST2 का फॉर्मूला भी ये निकल गया हम लोगों का कि MU माइनस MU लिमिट डिवाइडेड बाई 0.87 FY D माइनस 0.42 XU, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का सारा फॉर्मूला जो आपको डबली रेनफोर्स्ड में काम आ सकता है। और इसके साथ ही हम लोगों का डबली रेनफोर्स्ड का जो स्टोरी था वो सारा कंप्लीट हो गया। यहाँ हम आपको बता ही दिए कि अगर एक्चुअल लिमिट के बराबर आ गया तो बैलेंस सेक्शन हो गया, बैलेंस सेक्शन हो गया तो यहाँ से FSC मिलेगा। फिर जो मोमेंट निकलेगा, अच्छा एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, अभी मोमेंट बता देते हैं, उसके अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो गया तो यहाँ से निकलेगा। अब इनकेस अगर आपका जैसे एक्चुअल लिमिट आ गया, बराबर आ गया, तो आप सारे में एक्चुअल लिमिट का वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो इससे एक छोटा सा फॉर्मूला आप और बना सकते हैं कि इसी में आप एक्चुअल लिमिट पुट कर दीजिएगा, तो ये वाला वैल्यू तो आपको पहले से ही पता था ना कि क्या होता है। जब आप यहाँ एक्चुअल की जगह एक्चुअल लिमिट पुट करते हैं तो आप इसको सॉल्व करके तो आप यहाँ पे 0.133 FCKBD स्क्वायर, 0.138 FCKBD स्क्वायर ये भी तो निकाल सकते हैं ना। तो ये वही चीज़ को आप दोबारा भी लिख सकते हैं, उससे आपका एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला और ऐड हो जाएगा। लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे हम यहाँ पे अगर लिखना चाहें 8 करके लिख दें कि MU इफ़ XU इज इक्वल टू XU लिमिट, मतलब बैलेंस सेक्शन अगर हो जाता है तो MU इज इक्वल टू जो MU लिमिट जो बनेगा डबली रेनफोर्स के केस में ये हो जाएगा 0.133 FCKBD स्क्वायर। ये निकल गया पहला वाला पार्ट का। दूसरा वाला पार्ट में हम लोगों को कुछ भी बैलेंस आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दूसरा वाला पार्ट क्या है, टेंशन जो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट उसके लिए दिए थे। तो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के लिए जो दिए थे तो वो तो अपने आप में ही अपने आप को AST2 से बैलेंस आउट कर रहा है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोगों को कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, बस एज इट इज़ उस फॉर्मूले को लिख देना है, FSC माइनस FCC इंटू ASC इंटू D माइनस D डैश। क्योंकि ये वाला पोर्शन समझिए, ये वाला पोर्शन पहले ही आपस में दोनों ऊपर नीचे के स्टील से बैलेंस आउट है, इसको आप बैलेंस आउट कर दिए, मतलब न्यूट्रल एक्सिस को बराबर रहने दिए। तो ये बन गया MU लिमिट का फॉर्मूला। किसके लिए बना ये बना FE 500 के लिए,
क्योंकि FE500 के लिए आपको ये वैल्यू जो हो जाता है ये हो जाता है आपका 0.133 FC के BD स्क्वायर। उसके बाद ये बन जाएगा 0.138 FC के BD स्क्वायर प्लस सेम यही वाला वैल्यू ये किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा FE415 के लिए, ये हो जाएगा 0.148 FC के BD स्क्वायर, फिर सेम कंटिन्यू ये किसके लिए हो जाएगा FE250 के लिए। तो ये भी आप इसको एक फॉर्मूला जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ ये हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इतना सारा फॉर्मूला याद ही मत रखिए, आप मोमेंट का ये वाला फॉर्मूला याद रखिए। XU अगर एक्चुअल लिमिट के बराबर आ जाता है तो एक्चुअल लिमिट यहाँ पुट कीजिए, यहाँ पुट कीजिए, सारे वैल्यूज़ को निकालिए, अल्टीमेटली रिजल्ट तो वही आने वाला है ना जो निकलेगा। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा तो मत रखिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अब क्योंकि इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली न्यूमेरिकल 1 मार्क्स का आ ही नहीं सकता है, तो आपको ये कैलकुलेट करने का तो उतना स्टोरी नहीं होगा ना, तो इसलिए आपको हम ये वाला फॉर्मूला जो है ये सजेस्ट करेंगे कि आप इसको नहीं भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हम लोगों का डबली रेनफोर्स सेक्शन पे जितना भी हम लोगों का न्यूमेरिकल डेरिवेशन कॉन्सेप्ट हो सकता था थियोरेटिकल पार्ट का वो। अब नेक्स्ट फिर हम लोग इसके न्यूमेरिकल पे जाएंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। अब वो एक लेक्चर में होगा, 2 लेक्चर में होगा, जितना भी होगा उसको हम लोग कवर करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे तब फ्लैश बीम के ऊपर, ठीक है। तो आई होप आज जो हम लोग ये टॉपिक डिस्कस किए हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपको कोई भी अगर डाउट हो रहा हो तो आपको पता है आप हमसे किसी भी समय कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।